नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर दिल्ली हिंसा को लेकर आई है कि स्पेशल फोर्स ने स्पेशल सेल जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और बड़ा खुलासा किया है कि इन दंगों की विदेशी फंडिंग हुई थी और ऐसा एक आरोपी के जाकिर नाइक से मुलाकात करने के सबूत मिलने के बाद हुआ था। और ये जो आरोपी है इसका नाम है खालिद सैफी। ये वही खालिद सैफी है जिसके फोटो सामने आए थे केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, राजदीप सरदेसाई के साथ, तो रवीश कुमार के साथ भी इसके फोटो थे, अभिषेक शर्मा के साथ भी इसके फोटो थे। तमाम वो लोग जो खुद को अपने आप को बड़ा निष्पक्ष और बहुत बड़ा कलाकार बताने की कोशिश करते हैं, उन सभी के साथ इसके फोटोग्राफ थे। और उन फोटो से कन्हैया कुमार के साथ भी ये था और दूसरे लोगों के साथ भी ये था। और इससे पता चलता है कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का एक एनजीओ चलाने वाला ये खालिद सैफी किस तरीके से इन लोगों से मदद ले रहा था। और उसके बाद ये कई बार विदेश गया, विदेशों से फंडिंग ली, और जब ये पकड़ा गया था तो रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग इसको बचाने के लिए अलग अलग तर्क दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तो एक सामाजिक कार्यकर्ता। इस सामाजिक कार्यकर्ता ने ही उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मीटिंग कराई थी, जिसके बाद जाफराबाद में दंगे हुए थे, चांदबाग में दंगे हुए थे। जो पूर्वोत्तर दिल्ली का इलाका है वो दंगों से दहल गया था और 53 लोगों की जान चली गई थी। 500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे क्योंकि इन दंगों के पीछे एक सोची समझी साजिश थी, उसमें विदेशी फंडिंग थी। जाकिर नाइक का भी इसमें हाथ था, पीएफआई का भी इसमें हाथ था, दुबई तक से पैसे आए थे। और अब इसको लेकर तगड़ी जांच चल रही है। स्पेशल सेल ने कहा है कि अभी खालिद सैफी का जो फ़ोन है वो उसको खोला नहीं जा सका है और खालिद सैफी इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसके जो जांच है अभी उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन उससे ये निश्चित है कि जिस तरीके से उसके पासपोर्ट में जो एंट्री देखी गई है और उसके अलावा उसका जो एक एनजीओ था जो मेरठ का उसका दोस्त और ये दोनों चलाते थे, उसमें सिंगापुर से लेकर कई देशों से पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, जिस पैसे को बाद में दंगाइयों को दिया गया था। इसी कड़ी में इशरत जहां जो कांग्रेस की पार्षद रह चुकी है उसको भी फंडिंग के सबूत मिले हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये बात पूरी तरीके से साबित हो गई है, जिसकी संभावना दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में ही दी थी कि इन दंगों के पीछे विदेशी हाथ भी है, विदेशी एजेंसियां भी हैं, विदेशी फंडिंग भी है। और जिन दंगों को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जैसे लोग ये कह रहे थे कि ये दंगा केवल कुछ लोगों के भाषण देने की भड़का है और उसके सीधे आरोप लगाए गए थे कपिल मिश्रा के ऊपर, जबकि हकीकत ये थी कि इनकी जो शुरुआत थी, इनकी जो साजिश थी वो बहुत पहले हो चुकी थी। शाहीन बाग में इन सब का षड्यंत्र रचा जा रहा था और शाहीन बाग से ही ये सारा का सारा दंगा शिफ्ट किया गया। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए हुए थे तब उस समय को चुना गया, क्योंकि इनको पता था कि पूरा देश का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की निगाहें दिल्ली पर होंगी। और ऐसे समय में अगर दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया जाए तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा। इनका मकसद दरअसल ये था कि एंटी सीए के नाम पर और जो एनपीआर का विरोध करने के लिए ये चाहते थे कि मीडिया का अटेंशन हो, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो सीए का कानून बना है उसमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और उससे अल्पसंख्यक जो है दुखी होकर ये दंगे फसाद कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी कि सीए का जो कानून बना था उसमें कहीं भी किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन नहीं हुआ था। ये बात सरकार बार बार कह रही थी, विदेश मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक इस बात को समझा रहे थे और सरकार की तमाम एजेंसियों से लेकर तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो भी समझा रहे थे। लेकिन भ्रमजीवियों ने ऐसा भ्रम पैदा किया कि उसके बाद शाहीन बाग में जावेद अख्तर टाइप के लोग आने लगे, राहुल गांधी की तमाम पार्टी के लोग, दिग्विजय सिंह हो या चिदम्बरम टाइप के छुटभैये नेता हो, ये सब वहाँ पहुँचे, लोगों को भड़काया। और उसी की वजह से खालिद सैफी, उमर खालिद, ताहिर हुसैन जैसे लोग सक्रिय हो गए और उन्हें लगा कि अगर इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि बड़ा कुछ किया जाए। और उसके लिए उमर खालिद ने एक बार कहा भी था कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे उस समय हम अपना पूरी योजना को अंजाम देंगे। वास्तव में ऐसा हुआ। जब चांदबाग और जाफराबाद में शाहीन बाग जैसी घटना करने की कोशिश की जा रही थी तब स्थानीय लोगों ने ये कहा कि पुलिस इन सबको हटाए, अन्यथा ये रोड को जाम कर देंगे। और जैसा शाहीन बाग में चल रहा है कि ये हटने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए पुलिस को ऐसा करना चाहिए, नहीं तो लोग अपने आप हटा देंगे। ये बात कही थी कपिल मिश्रा ने। लेकिन उस बात को लाल हरे चैनलों ने, खालिद सैफी के खासम खास पत्रकारों ने, जिनका मैंने जिक्र अभी किया, चाहे वो अभिषेक शर्मा जैसा आदमी हो या फिर राजदीप सरदेसाई या रवीश कुमार जैसे लोग हों या विनोद दुआ टाइप के, कन्हैया कुमार टाइप के दूसरे लोग हों,
केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग हों, इन सभी ने इस बात को हवा दी कि कपिल मिश्रा दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनकी साजिश, उनकी पूरी षड्यंत्र, उसका पूरा पैसा पहले ही विदेशों से आ रहा था और खालिद सैफी का जो बार बार ये विदेश जा रहा था, लोगों से मिल रहा था और अपने एनजीओ में पैसा ट्रांसफ़र कराकर उस पैसे को दंगाइयों में बांटा जा रहा था। दूसरी तरफ पीएफआई इस पूरे दंगे को फंडिंग कर रही थी और भी तमाम लोग थे, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लोग भी इसको फंडिंग कर रहे थे और तमाम ऐसे लोग बैठे हुए थे कि अगर इनमें किसी तरीके से पुलिस की जांच किसी तरह आगे बढ़ती है तो उन सभी को बचाने के लिए भी तर्क इन लोगों ने पहले ही ढूंढ रखे थे। जिस तरीके से इशरत जहां कांग्रेस पार्टी की है, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का है, खालिद सैफी भी आम आदमी पार्टी का है, वहीं उमर खालिद कम्युनिस्टों से संपर्क रखता है, कन्हैया कुमार कम्युनिस्टों से संपर्क रखता है, चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के हैं। तो आप समझ लीजिए इसके अलावा तमाम वामपंथी इसमें शामिल थे कि ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र था, कितने लोग इसमें मिले हुए थे, लेकिन सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे, दिल्ली को दहलाने का काम कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्तियों को जलाने का और लोगों की जान लेने का काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये विपक्षी लोग जब विदेशी फंडिंग इनको मिलने लगती है तो इनके पक्ष में तमाम पत्रकार भी आ जाते हैं, तमाम पक्षकार भी आ जाते हैं, तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल इनके लिए शो करने लगते हैं, वहाँ प्राइम टाइम दिखाने लगते हैं। और जिस तरीके से कुछ चैनल के लोग जब वहाँ जाते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए, तो चाहे दीपक चौरसिया हो या फिर आर भारत के लोग हों या जी न्यूज़ के लोग हों, सुधीर चौधरी जैसे लोग हों, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, गलौज किया जाता है, उनके कैमरे तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब रवीश कुमार जैसे लोग वहाँ जाते हैं तो वो उनका एजेंडा चूँकि आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनसे इंटरव्यू दिए जाते हैं, आज तक वालों से बातें रखी जाती हैं। और दंगों के दौरान भी ये देखने को मिला था कि किस तरीके से एनडीटीवी के पत्रकार उन जगहों पर भी जा पा रहे थे जहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। यानी कि दंगाइयों को ये पता था कि एनडीटीवी हो, आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, ऐसे चैनलों से कोई खतरा नहीं है। असली खतरा तो उन चैनलों से है जो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या सच्चाई के सवाल कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने 2-3 चैनलों को टारगेट किया था। उसके अलावा 2-3 चैनल बड़े बड़े ऐसे थे जो खालिद सैफी, ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे लोगों को या अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था तो उसके बाद सबसे पहले उसका इंटरव्यू दिखाने वालों में एबीपी न्यूज़ और आज तक जैसे चैनल थे और इन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि ताहिर हुसैन का ये कहना है कि उसे फंसाने की साजिश की जा रही है, वो अपने घर पर नहीं था, उसने तो दिल्ली पुलिस को भी फ़ोन किया था और इस वजह से उसको निर्दोष माना जाए। सीधे तौर पर जो जज महोदय रवीश कुमार हैं, उन्होंने तो पूरा का पूरा एक तरीके से डिसीजन सुना दिया था कि इन दंगों में पूरी तरह से पुलिस शामिल है और गृह मंत्रालय के इशारे पर ये दंगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों को स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये वो लोग हैं जांच शुरू होने से पहले फैसला सुना देते हैं और अगर जांच सही दिशा में बढ़ती है, इनके साथ वाले लोग जो कांग्रेसी और वामपंथी किस्म के लोग हैं या आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अगर उनको फंसने का चांस इन्हें दिखता है तो फिर ये सरकार पर सवाल उठाना लगते हैं, जैसा कि उन्होंने जो नताशा नरवाल को लेकर किया था और दिव्यांगना कलिता को लेकर किया था कि जैसे ही इन दोनों को पकड़ा गया था तो इन लोगों ने सवाल उठाया था कि अभी तो कोविड-19 की वजह से पूरी दिल्ली लॉकडाउन में चल रही है, लेकिन पुलिस को पता नहीं क्यों स्टूडेंट को परेशान करने में मज़ा आ रहा है और पुलिस उन स्टूडेंट को परेशान करके बदला लेने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। खालिद सैफी के जो जांच हुई है अभी तक उससे स्पष्ट हो गया है कि सिंगापुर हो या मलेशिया ऐसी जगहों पर इसने फंडिंग ली, उसके अलावा तमाम और देशों से फंडिंग ली गई, एनजीओ के माध्यम से फंडिंग ली गई। आप समझ लीजिए कि ये कोई आकस्मिक तरीके से नहीं होता है, इसके लिए बहुत लंबी साजिश और बहुत सारे भ्रमजीवी जो अपने आप को बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत ज़्यादा तिकड़मबाज जो लोग होते हैं, जो फुल प्रूफ योजना बनाकर चल रहे थे कि किस तरीके से पैसा लिया जाए और उसका पता भी न चले, काम भी हो जाए। इसीलिए तमाम हथियार खरीदे गए, गुलेलें बनाई गई बड़ी बड़ी और पेट्रोल बम बनाए गए, पत्थर इकट्ठे किए गए छतों के ऊपर। और उसके बाद जब लोगों को फिर भी ऐसा लगा कि अभी दंगा पूरी तरह नहीं भड़क पाएगा तो इन्होंने फिर एक झूठी अफवाह फैलाई और ये कहा कि कपिल मिश्रा के लोगों ने जो चांदबाग है और जाफराबाद है वहाँ पर टेंट में आग लगा दी। और इसको सुनकर तमाम औरतें बच्चे घरों से निकले और उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें जो हवलदार रतन लाल थे उनकी मौत हो गई। उसके अलावा अंकित शर्मा की मौत हुई क्योंकि ताहिर
ताहिर हुसैन ने उनको निशाना बनाया। ऐसे तमाम बहुत से लोग थे, दिलबर नेगी जैसे लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, दिल्ली में काम करने के लिए आए थे। ऐसे लोगों को घेर कर पकड़ कर जला दिया गया, मार दिया गया और हाथ पैर तक काट दिए गए। तो इस तरीके से दंगों के अंदर क्या बहसीपन आया था और उस बहसीपन को अंजाम देने वाले लोगों को बचाने की वकालत जब रवीश कुमार जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष जैसे लोग, बरखा दत्त जैसे लोग करने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये भी उनकी बराबर ही गुनहगार हैं। ये भी उन दंगों के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी हैं और इन पर भी केस चलना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे देश में ऐसा अभी कानून नहीं है, सरकार को चाहिए कि ऐसे दंगों में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले, ऐसे लोगों को मंच मुहैया कराने वाले और ऐसे लोगों के पक्ष में लोगों को भ्रमित करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। साथ ही साथ जिस तरीके से ताहिर हुसैन, उमर खालिद या खालिद सैफी का पूरा ये तिकड़ी नजर आई और उसके साथ साथ अमानतुल्लाह खान हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया जैसे लोग हों जो शुरुआत में इन दंगों के लिए अलग ही कहानी बनाते हुए नजर आ रहे थे और जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने के लिए तरह तरीके की कहानियां गढ़ते हुए नजर आ रहे थे। संजय सिंह तो सीधे तौर पर ताहिर हुसैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहा था, वही सर्टिफिकेट जिसको पहले केजरीवाल बांटा करता था। केजरीवाल ने भी जब देखा कि अब ताहिर हुसैन नहीं बच पाएगा तब उसने उससे किराया किया। लेकिन अगर भला हो, सोशल मीडिया का भला हो उन लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर वहाँ पर थे और उन्होंने एक अच्छा दिमाग लगाया और उन्होंने उन सारी घटनाओं के वीडियो बनाए, अगर वो वीडियो सामने नहीं आए होते तो इन दंगों की जांच यहाँ तक नहीं पहुँची होती। ताहिर हुसैन, उमर खालिद जैसे लोगों का पता नहीं चल पाता, खालिद सैफी जैसे लोगों तक जाँच नहीं पहुँचती, इशरत जहाँ जैसे लोगों को तक जाँच नहीं पहुँचती और किसी को पता भी नहीं चल पाता कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनकी फंडिंग विदेशों से भी हो रही थी। जय हिंद, जय भारत।